नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। लोकसभा में बीएसपी के सांसद दानिश अली के साथ जिस तरह की भाषा का व्यवहार किया गया बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा, वो मसला अभी भी गर्म है और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां उन्होंने की थी लोकसभा में कार्यवाही के दौरान। और इसके बाद बीएसपी सांसद दानिश अली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जो आरोप लगा रहे हैं, या तो वो अपने आरोप साबित करें वरना मैं उनकी शिकायत करूंगा। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से मुझे फोन पर धमकियां मिल रही हैं, मेरी लिंचिंग करवाने यानी भीड़ द्वारा मेरे पर हमला करवाने की साजिश की जा रही है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूड़ी के मामले पर स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा कि दानिश अली पर बिधूड़ी के अति आपत्तिजनक बयान की निंदा। राजनाथ सिंह ने जल्दी खेद व्यक्त किया और टिप्पणी तुरंत ही हटा ली गई, लेकिन दानिश अली बिधूड़ी को उकसा रहे थे। दानिश अली ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो ये निशिकांत दुबे ने लिखा है अपने पत्र में जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखा, और इस पर दानिश अली ने कहा है कि वो या तो अपने आरोप साबित करें या फिर वो इस मामले की शिकायत करेंगे। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें। अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है। निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है ये एक और प्रिविलेज का मामला बनता है कि निराधार आरोप लगाना, और मैं इसकी शिकायत करूंगा। ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। इसकी जिम्मेदारी मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास जब से इन्होंने किया है, मेरे मोबाइल पे भी बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। और इस मामले पर जब बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पूरे विवाद पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट, नो कमेंट। और अब बात वंदे भारत ट्रेन की, जिसका देश में विस्तार काफी तेजी से जारी है। हर राज्य को वंदे भारत ट्रेन के जरिए जोड़ने की कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये ट्रेनें देश के 11 राज्यों से गुजरेंगी, जिनमें गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले रेलवे के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया, अब पहले की तुलना में आधुनिक और आरामदायक ट्रेनें हैं। सरकार ने रेलवे के बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत के जरिए जल्द ही देश के सभी राज्य आपस में जुड़ेंगे। नए ट्रेन रूट्स पर तेजी से काम चल रहा है और लाखों लोगों का समय अब बच रहा है। पर्यटकों की तादाद में इजाफे के साथ साथ रोजगार भी काफी बढ़ा है। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है, वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। अब तक 1,11,00,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। खबर उत्तराखंड से, जहां इस साल मानसून के दौरान भारी बारिश से करीब 1417 करोड़ के नुकसान का अंदेशा है। किसानों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज अपने समर्थकों के साथ देहरादून में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। बरसात में हरिद्वार के लक्सर ऊधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का पानी आ गया था, जिससे यहां गन्ने समेत दूसरी फसलों की 80 से ज्यादा फीसदी पैदावार बर्बाद हो गई। विपक्ष किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजे की लगातार मांग कर रहा है। किसान बहुत आक्रोश में है। किसान कहना चाहता है, कुछ हो मुख्यमंत्री जी, हम इस राज्य के निर्माता हैं, आप हमारा अपमान न करिए। ये 1100 रुपया प्रति बीघा आपदा का मुआवजा दे करके अब ये कम से कम 10,000 रुपया बीघा होना चाहिए। हमारी मांग है कि गन्ने, किसान की मांग है, गन्ने का मूल्य, खरीद मूल्य 450 रुपया क्विंटल के पार होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि कांग्रेस मुआवजे के नाम पर बेवजह राजनीति कर रही है, जबकि हरिद्वार क्षेत्र में जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनका राज्य सरकार मुआवजा दे चुकी है। गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है। गन्ना किसानों का भुगतान किया है, चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर चूंकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। किसान हमारी प्राथमिकता में है। किसानों के मुआवजे को लेकर न सिर्फ कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, बल्कि हरीश रावत लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार सीट की दावेदारी के लिए अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। किशोर कुमार रावत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किस तरह से भारत के लंबे समुद्री तट पर बने कई पुराने लाइट हाउस अब पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। भारत का 15,000 किलोमीटर से लंबा समुद्री तट है और समुद्री तट पर सैकड़ों ऐसे लाइट हाउस हैं जो ऐतिहासिक हैं, जिन्होंने इतिहास के कई पलों का जो गवाह बने हैं। अब इसी समुद्री इतिहास को जीवित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, ताकि लोगों तक, खासतौर पर पर्यटकों तक वो जानकारियां पहुंचाई जा सकें जो अभी तक उनके सामने नहीं थी। और इसी मकसद से भारत सरकार ने गोवा के ऐतिहासिक अगवाड़ा फोर्ट पर पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किया। इस फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। ये महोत्सव 25 सितंबर तक चलेगा और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत भी की। देश के सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक गोवा है और अगर आप गोवा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल लिस्ट में एक नया नाम ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो नाम है नॉर्थ गोवा में जो केंद्र सरकार द्वारा लाइट हाउस बनाया जा रहा है उसको लेकर। और मुख्य तौर पर अगर गोवा की बात करें तो फिलहाल लाइट हाउस फेस्टिवल भी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी है। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। मेरा पहला सवाल कि किस तरह की संकल्पना है लाइट हाउस की आप लोगों की? देखिए, लाइट हाउस फेस्टिवल हम लोगों ने पहली बार के लिए देश के अंदर गोवा में हम लोगों ने मनाई है। 3 दिन का कार्यक्रम है। तो ये फेस्टिवल पहली बार के लिए हुए हैं इसलिए क्योंकि पहले तो लाइट हाउस की सिलसिले में देश में कोई सरसर क्या नहीं था। आपको मालूम है
परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री के दायित्वभार संभाला, तब से उन्होंने अलग अलग सेक्टर को उन्होंने जीवन दी है, शक्ति दी है, रोशनी दी है। उनकी जो विजनरी सोच, उनकी विजनरी कदम और उनकी इनोवेटिव जो आइडिया, इसकी वजह से आज देश जाग उठा है। हर प्रांत में, whether it's education, science, technology, agriculture, industry, every sector, quality human resource production, every sector, now India is going first. So, on the same principle, he has also directed that all the lighthouses that is there on the coastal area, coastal state of the country, so those like lighthouse should be like developed in such a manner with modern facilities that it become a major tourist attraction. So that is why, as a center of tourism, he has directed us to develop it as per his direction, his vision. We are developing it, and because of his direction, we have taken the initiative of modernizing 75 numbers of in the first stage, 75 numbers of like lighthouses in the country. So far, we have completed 21. Rest is be completed soon. So that is the power of his vision, Honorable Prime Minister. And because of his vision, now we are having this lighthouse festival at Goa, and this is an addition to our national tourism potentialities at Goa. So now, after the improvement of this kind of lighthouses, definitely I believe that more people are going to visit Goa. सर, मेरा आपसे सवाल है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया था, जो लाइट हाउस को इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। मैं अगर आपसे जानूं कि गोवा में क्या खास है और इस बार जो फेस्टिवल हुआ है, क्या आने वाले सालों में भी इसी तरह का फेस्टिवल होता रहेगा? देखिए, एक बात है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन के बाद में टूरिज्म के सिलसिले में, लाइट हाउस के सिलसिले में बार बार उल्लेख की है। तो इससे साफ जाहिर है वो चाहते हैं कि हम जो मंत्रालय है इसको देखते हैं, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इस मंत्रालय की तरफ से हम कदम उठाए। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश के मुताबिक आज हम लोगों ने लाइट हाउस को आधुनिकीकरण करने में लगे हुए हैं, और साथ साथ में इस बार जो फेस्टिवल मनाया गया है, इस फेस्टिवल से हम लोग को जो रिस्पॉन्स मिली है, खास करके गोवा जो प्रदेश सरकार, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उनके जितना भी विधायक है, मिनिस्टर्स है, और हमारे यहाँ की जो प्रतिनिधि है, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री यूसुफ श्रीपद नायक जी, बड़े लोकप्रिय यहाँ के सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। तो उनकी जो सहयोग रहे, गोवा प्रदेश की जनता की जो सहयोग रहे, इसका तो हम लोगों को नाम लेना ही होगा। मैं विशेष रूप से गोवा प्रदेश सरकार को, गोवा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। और ये बात स्पष्ट है, क्योंकि गोवा में ऐसे ही एक साल में 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर्यटक आते हैं देश और विदेश से। तो ये जो लाइट हाउस डेवलप होने की वजह से, यहाँ जो हम लोगों ने फैसिलिटी डेवलप की है, इसके वजह से और भी millions of tourists are going to visit Goa. So this is the way we are empowering the entire tourism sector right from Gujarat to West Bengal. So all the coastal areas covering that 7,500 kilometers, everywhere we have the existence of 203 numbers of lighthouses. So in the near future, we are going to develop it in such a manner that all kind of facilities for tourist satisfaction, tourist desire, they should be developed. सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि गवर्नमेंट तो ये सब कर ही रही है, आपको लगता है कि इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहिए, जिससे कि इसको और इसका दायरा बढ़ाया जा सके? हाँ, हमारा तो ये नीति है PPP, उसी नीति के आधारित हम चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए और इसको संभाले। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से खड़ा करेंगे, लेकिन हम एक विषय पर समझौता नहीं करेंगे। वो है हमारे जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जो हेरिटेज है, लाइट हाउस का जो गरिमा है, उसको कभी भी किसी भी हालत में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। बाय प्रोटेक्टिंग द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ लाइट हाउसेस, we'll promote it, we'll develop it, and with the help of the private players. That's all. सर, आपके पास पोर्ट का भी प्रभार है, और अगर कोस्टल लाइन देखा जाए भारत की तो बहुत बड़ी है। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? किस तरह से आपका मंत्रालय इस कोस्टल लाइन को डेवलप करने के लिए क्या कुछ करने जा रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। आपको मालूम है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब से उन्होंने PM बने, तब से उन्होंने जैसे अलग अलग सेक्टर को शक्ति दिया है, नई नई रोशनी दी है, नई नई दिशा दर्शन दी है, उसी हिसाब से पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को भी उन्होंने शक्ति देने का काम किया है। अलग अलग कार्यक्रम ली है, जैसे सागरमाला स्कीम, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030,
These are the scheme through which now the ministry got empowered. शक्ति बढ़ चुका है और पोर्ट का कैपेसिटी बढ़ चुका है कार्गो हैंडलिंग का, और हर पैरामीटर में हम लोगों ने अपना प्रमोशन, अपना खुद का पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। जो पिछले दिनों में, कम दिनों के अंदर जो आपने देखी है, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में जो ये बात उभर के आई है, जे कैसे इंडियन पोर्ट ने अलग अलग पैरामीटर में दुनिया का विकसित देश को भी पीछे उन्होंने छोड़ दिया। तो मतलब इससे साफ जाहिर है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भी फ्लैगशिप स्कीम है, इस स्कीम के जरिए आज ये सफलता संभव हुई है। और पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज तीनों सेक्टर में आज हम लोगों ने अपना शक्ति दिखाने का काम किया है। और अगले दिनों में हमारा लक्ष्य होगा, दुनिया में जितना भी मैरीटाइम नेशन है, इस मैरीटाइम नेशन में इंडिया पहला स्थान ले। इसी दिशा पर मोदी जी के नेतृत्व में आज काम कर रहा है। सर, एक सवाल ये भी जानना चाहता हूँ कि सर, एज ए मिनिस्टर देश में आपका कौन सा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है? कहाँ जाना आप परिवार के साथ पसंद करते हैं? देखिए, एक बात है, यहाँ तो इंडिया इतना खूबसूरत है। आप गुजरात से लेकर, कच्छ से लेकर, आप अगर ये अरब सागर जो है, अरबियन सी होके आप बंगोपसागर तक चला जाए, अप टू वेस्ट बंगाल, हर प्रदेश, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, और अंडमान हो, निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, दमन दीव हो, पुडुचेरी हो, हर प्रांत में खूबसूरत। आपके दिल के करीब क्या है? आपके दिल के करीब नहीं, गोवा आपको कैसा लगा? हाँ, गोवा तो ये बात तो सही है कि गोवा सबके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, ये तो मानना ही होगा। तो इसलिए तो मैं इस पर ना नहीं कह सकता, क्योंकि गोवा की जनता को ईश्वर ने इतना आशीर्वाद दे रखा है। यहाँ जो प्राकृतिक जो दृश्य है, इस दृश्य ने देश और दुनिया के लोगों को उनके ध्यान आकर्षित करता है, वहां से उनको खींच के यहाँ लाता है। तो यही गोवा का जनता की, यहाँ की भूमि का सबसे बड़ा शक्ति है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस शक्ति को देखते हुए उन्होंने हमें निर्देश दी है कि गोवा में लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजन करना चाहिए। उसी हिसाब से तमिलनाडु में किया गया है। इस बार 2 प्रदेश में की गई है, एक गोवा, दूसरी तमिलनाडु, चेन्नई में होंगे 25 तारीख को। तो उसी हिसाब से अगले साल से हर प्रदेश में हम लोग लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजन करेंगे, प्रदेश सरकार का साथ मिलकर, और हमारे केंद्र शासित जो इलाका है उस सरकार का साथ मिलकर करेंगे। आखिरी सवाल जाते जाते, जो क्रूज शुरू करने की बात की जा रही है, उसको क्या फ्यूचर प्लान है केवल आप? हाँ, क्रूज तो अभी देखिए, रिवर क्रूज, ओशन क्रूज हो या कोस्टल क्रूज, तीनों सेक्टर में क्रूज को बढ़ावा देने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दी है। उसी हिसाब से आज हिंदुस्तान में इसका गतिविधियां बढ़ चुका है। अभी कॉर्डिलिया चल रहा है, कॉर्डिलिया, लक्षद्वीप, गोवा, मुंबई चल रहा है, और नवंबर में अभी इससे बड़ा एक क्रूज आ रहा है, कोस्टा सेरिना। इस कोस्टा सेरिना मुंबई से गोवा, गोवा से कोचीन तक जाएंगे। तो दिस इज द वे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोस्टल क्रूज इज इंक्रीजिंग। थैंक यू सर। कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की ये फ्लैगशिप योजना है, और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो सूचनाएं केंद्र सरकार के मंत्रियों को दी गई थी, उसके बाद से अब इस तरह के जो लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कई दूसरे प्रदेशों में भी मुख्य तौर पर आयोजित किए जाएंगे। और अब बात एक हाई प्रोफाइल शादी की। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उनकी आज शादी है अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ। उन्होंने 7 फेरे ले लिए हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड और सियासत की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। इस शादी को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता रही है। सोशल मीडिया पर भी राघव और परिणीति छाए हुए हैं। इस मामले में और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और उदयपुर के पैलेस में ये शादी हो रही है। हालांकि अंदर जो तस्वीरें हैं वो अभी बहुत सामने नहीं आई, लेकिन दूर से कैमरा पर्सन जिस तरह की तस्वीर लेकर दिखा सकते हैं वो ज़रूर दिख रही हैं। और ये तस्वीरें बाद में जब सामने आएंगी तो
निश्चित ही सोशल मीडिया की बड़ी सुर्खियां बनेंगी। काफ़ी दिनों से इस शादी की चर्चा थी, एक अभिनेता अभिनेत्री बल्कि और एक नेता की, राघव चड्ढा की शादी परिणीति चोपड़ा के साथ। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो उदयपुर के लीला पैलेस से आई हैं, जहां ये शादी का समारोह हुआ है। कई जानी मानी हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं, वो सियासत की हस्तियां भी थी, बॉलीवुड की भी कई हस्तियां थीं। और क्या हुआ, शादी किस तरह से हुई, इसके और डिटेल्स अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया हैं। प्रशांत, तस्वीरें तो लगभग इतनी ही हैं, लेकिन जानकारी आपके पास ज़्यादा होगी। जी, आप बताइए, आपको क्या पूछ रहे हैं? आपने बारातें देखी होंगी, बारातें जाती हैं लोगों के घोड़ों पे। यहाँ जो बारात गई वो बोट पे गई और उसके बाद जो फेरे हुए, और फेरे से पहले वरमाला हुई, वरमाला के बाद फेरे हो चुके हैं। उसके बाद अभी जो है वो फोटोग्राफ्स का जो चलन होता है, जब सब लोग आके फोटोग्राफ खिंचवाते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ, वो ख़त्म हो चुका है और अब विदाई की जो प्रोसेस है वो चल रही है। और जितने भी गेस्ट हैं वो सारे के सारे, ये जो सामने होटल दिख रहा है लेक पैलेस, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि वो लेक पैलेस की तरफ जा घुमाएं। ये जो है होटल, यहाँ से बारात गई थी। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 400-500 मीटर की दूरी है और बोट से यहीं से सारी जो बारात थी वो निकली। लेकिन जो बारात में लोग थे वो बहुत कम नजर आए, क्योंकि जो बोट्स थी उनमें पर्दे लगाए गए थे। और यहाँ तक कि जो राघव चड्ढा थे, जब वो निकले अपना तैयार होने के बाद, उसके बाद बाकायदा उनको जो छतरी थी और जो एक पर्दा था उससे उनको ढका गया ताकि कैमरा के लेंसेज उनको ना पकड़ सकें। और उसके बाद वो उस बोट में बैठ के वहाँ तक पहुँचे। उससे उनके आगे एक बोट चल रही थी जिसमें सारा बैंड बाजा था। और उसके बाद वो सारी की सारी जो बारात है वो यहाँ लीला में पहुँची। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीला होटल है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक शेड नज़र आ रहा होगा जहाँ पे कुछ लाइट्स हैं। तो यहीं पे जो वरमाला है और कुछ और रस्में यहाँ पर हुई और उसके बाद फिर फेरे हुए और अभी जो है विदाई की प्रोसेस है। कल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, और लेकिन उससे पहले आज रात को जो है वो डिनर होगा, रिसेप्शन है। रिसेप्शन के बाद जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले रिसेप्शन होने थे, गुड़गांव में भी होना था, चंडीगढ़ में भी होना था, पर एक एक करके अभी जो खबर आ रही है कि वो शायद कैंसिल होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कंफर्म हो जाएगा हम लोगों को रात तक कि वो जो रिसेप्शंस हैं वो होने हैं या नहीं। तो अभी जो आज पूरा शादी का ये माहौल था, जो सबसे ज़्यादा लोगों को उत्सुकता थी कि बोट में बारात कैसे जाएगी और कौन कौन लोग आएंगे, तो अब तो सारी की सारी खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा नहीं आई हैं और कोई एक्टर्स नहीं आए। करण जौहर का नाम था कि वो आएंगे, हालांकि उनकी टीम ने भी ये बोला था कि वो आएंगे, लेकिन करण जौहर नहीं आए। और उस मामले में अगर आप कहें कि बॉलीवुड चेहरों की जो मौजूदगी है वो कम रही, ना के बराबर ही रही, इनफैक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि मनीष मल्होत्रा फैशन डिज़ाइनर हैं और उनका आना इसलिए भी बनता था क्योंकि जो आउटफिट पहने हैं परिणीति ने वो उन्होंने ही डिज़ाइन किए थे। और जो पिछले 2-3 दिन से सारे के सारे जश्न चल रहे थे, उनकी खबरें हम आपको लगातार दे रहे थे। और जो ख़ास तौर से लोगों का जो उत्सुकता थी वो ये जानने के लिए थी कि जो शादी होगी वो उसमें खाना कैसा होगा, तो और किस तरह के कपड़े पहनेंगे या कौन लोग आएंगे। तो खाने में हम आपको बता दें कि आज जो दोपहर में लंच हुआ है उसमें राजस्थानी था और कल इंडियन, इटालियन और एशियन था। और म्यूजिक के बारे में आपने म्यूजिक के फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। नवराज हंस जो हंसराज हंस के बेटे हैं, उन्होंने पहले लाइव म्यूजिक किया था और उसके बाद डीजे सुमित ने बॉलीवुड के गाने 90 के दशक के बजाए थे। सुशील, आगे अभी समय थोड़ा कम है, निश्चित ही और कई जानकारियां आपके पास होंगी, कौन मेहमान आए और क्या खास रहा। इस खबर पर भी हम आगे रखेंगे नजर। वक्त एक ब्रेक का। चीन में जारी एशियाई खेलों में भारत ने दमदार शुरुआत की है। एशियाड में भारत को पहले दिन अब तक 5 मेडल मिल चुके हैं। भारत के नाम 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हुए हैं। शूटिंग और रोइंग में भारत को ये 5 पदक हासिल हुए हैं। महिला क्रिकेट में भी पदक पक्का है। महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में जीत के साथ ही भारत अब फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराया।